जय शंकर महाराज। आप सभी को हर हर महाराज। जैसे कि मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों को पता हो 6 बजे हम लोग लाइव नहीं आ पाए, फिर 7 बजे का थोड़ा टाइम डाला हुआ था, उस समय हम लोग लाइव आए हैं। और अभी जो हम लाइव आ रहे हैं उसी का पार्ट 2 एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग आगे बात करेंगे कि आजकल के बच्चों के पास एजुकेशन के मामले में जो हमारे कहा जाए हमारे जो हिंदुस्तान का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसको कहा जाए शिक्षा मंत्री कहा जा सकता है, कि शिक्षा विभाग के लोगों शिक्षा मंत्रियों को ये समझना चाहिए कि कुछ चंद बच्चों ने जब वो फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, जहर खा लिया। और उसके चलते हमारे देश में जो एक कंपटीशन कहा जा सकता था कि आपके परसेंटेज, कंपटीशन मतलब परसेंटेज 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 90%, 99%, ये सब जो होते थे परसेंटेज हटा दिए गए, जिसकी वजह से आज कोई भी बच्चा फेल होता ही नहीं, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। कारण क्योंकि जब ग्रेडिंग पे डाल दिया गया है 99 लेने वाला भी ए प्लस है और 92 लेने वाला भी ए प्लस है, तो आप सोचिए कि क्या हमारे समाज की हालत होगी। आज के बच्चों को आपको पता ही होगा, कंपटीशन उनकी हैसियत से बाहर है, उनको कंपटीशन करना ही नहीं आता, कंपटीशन करने के वो लायक ही नहीं है देखा जाए तो। भले हाँ, कंपटीशन अगर उनसे कराना चाहते हैं तो कुछ चीजों में आप उनसे कंपटीशन जरूर करा सकते हैं, जैसे मुंह चलाने में। ठीक है, मुंह चलाने में आप उनसे कंपटीशन कर सकते हैं, वो जीतेंगे। पबजी फ्री फायर खेलने में, मोबाइल का पोस्टमार्टम करने में, ठीक है, परंतु और किसी चीज में, पढ़ाई में नहीं, लिखाई में नहीं, अदरवाइज किसी चीज में नहीं। ये टॉपिक हमारा था और यही चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद पेरेंट्स की कमियां यहाँ पे हम गिनाएंगे। 100 में से 110% कमियां पेरेंट्स की हैं आज। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे बचाने के चक्कर में, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में हिंदुस्तान में जिसको कहा जाए कि ग्रेडिंग का सिस्टम लागू होने दिया। परंतु पता है कि इस ग्रेडिंग की वजह से आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो चुका है। माताजी भेज दिया है आपको। इस ग्रेडिंग की वजह से आपके बच्चे का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आपको पता है, आपको पता ही क्या होगा, क्योंकि आजकल के माँ बाप ऐसी स्थिति में आके पैदा हो चुके हैं कि उनको ऐसी स्थिति में है या ऐसी स्थिति को ला के क्रिएट कर दिया है। पहले एक कहा जाए एक इंसान के 10-10 बच्चे होते थे, ठीक है, एक पुरुष के, एक महिला के 10-10 बच्चे होते थे, फिर भी इतना नहीं था। परंतु आजकल के माँ बापों ने अपने बच्चों को इतना पैम्पर करके पाला हुआ है कि अगर आजकल के माँ बाप उन्हें कुछ बोल दें तो बच्चा जहर खाने पे चला जाता है, फांसी लगाने चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है। ये हालत है। और पहले के बच्चे 10-10 बच्चे होने के बावजूद भी, पहले के माँ बाप के 10-10 बच्चे होने के बावजूद भी अगर माँ बाप ने मार दिया तो बच्चा घर छोड़ के नहीं जाता था, क्योंकि उसको ये समझ में आता था कि माँ बाप जो उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज। माँ भेजा है आपको, दोबारा से भेजा है लाइव के लिए। तो यही हमें आज जो हमारा टॉपिक है कि क्यों बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद हो रहा है, कि ग्रेडिंग की वजह से। आजकल के बच्चों को अपने कल्चर के बारे में ही नहीं पता, खासकर हिंदुओं के बच्चों को। हिंदुओं के बच्चों से कहो कि अच्छा घर में शाम को दिया बत्ती कर दो, उन्हें वो नहीं आता। इतने इनको गायत्री मंत्र नहीं आता, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता, ठीक है। और कितने हिंदुओं के बच्चे और हिंदू लोग ऐसे हैं जिनको अगर कहा जाए कि जय श्री राम बोल लो तो उनको शर्म आती है, हर हर महादेव बोलो शर्म आती है। वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग पर आकर टिक गए हैं।
यानी उनको अपने धर्म के शब्दों को इस्तेमाल करना। शब्द नहीं कहा जाता, कि अमृत कहा जाएगा इनको, ये शब्द नहीं है, ये वो अमृत है जो आपकी जुबान से निकलेगा तो आपको बोलने में और दूसरे को सुनने में आनंद आएगा, अमृत का अनुभव होगा, ये वो चीज है। ठीक है। परंतु देखा जाए, आप हिंदुओं, क्योंकि सुबह उठेगा, और खासकर हिंदुओं में मैंने ये देखा है स्पेशली, कि अपने बच्चों को संस्कार नाम की चीज तो शायद ही उन्होंने दी हो। ये जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, फिर भी पूजा पाठ में, बाकी चीजों में आगे है, परंतु जो अब की जनरेशन है, जो अब के बच्चे पैदा हो रहे हैं, शायद ही सैकड़ों करोड़ों में एक बच्चा होगा जिसको इस धर्म के बारे में पता होगा कि हाँ भाई, आरती क्या चीज होती है, गायत्री मंत्र क्या होता है, महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है, गणेश मंत्र क्या होता है, दुर्गा माँ मंत्र क्या होता है, ये सब। ठीक है। हनुमान चालीसा क्या होती है। आज अगर देखा जाए तो कितने ऐसे बच्चे हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि बेटा तुम्हारे घर में पूजा होती है, तो वो खुद ही कहेगा हम तो 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, पता नहीं, हमने तो अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं पूजा करते हुए। परंतु पहले क्या होता था, पहले महिलाएं कितने बजे उठती थी, मैं इसमें क्लियरेंस नहीं देना चाहता, अपनी बातों को नहीं कहना चाहता, परंतु पहले की महिलाएं कितने बजे भी उठती थी, परंतु उनकी 7 बजे तक पूजा हो जाती थी। पूजा करके राम परमार जी, जय शंकर महाराज। तो क्या होता था उस समय, औरतें कितने बजे उठती थी मैं इसे क्लियर नहीं कहूंगा, परंतु मैं इतना ही कहूंगा कि वो औरतें कितने बजे भी उठें, परंतु वो अपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले पूजा भी कर लेती थी, नहा धोकर नाश्ता भी बनाने चली जाती थी। परंतु आज की महिलाएं, आज की देवियां जिन्हें कहा जाए, आज की महालक्ष्मी जिन्हें कहा जाए, वो तो भैया उठती कब है भगवान जाने, परंतु वो किचन में भी बगैर नहाए धोए घुस करके काम शुरू कर देती हैं। टाइम नहीं है, बिल्कुल बिजी शेड्यूल, इतना बिजी शेड्यूल है कि वो आज अपना कल्चर भूल चुकी हैं। सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि नहा धोकर जो है आपको किचन का काम करना चाहिए। घर की पहली रोटी जो बनती है वो गाय को जानी चाहिए। परंतु हमारे धर्म में, हमारे घर में, हमारे सनातन धर्म के परिवार में क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? आजकल के खुद के जो माँ बाप बने पड़े हैं वो खुद नहीं करते तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ठीक है। आपको पता होगा आजकल के जो कहा जाए, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप छोटे कपड़े मत पहनिए लड़कियों को, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीन्स टॉप मत पहनिए, आप सूट सलवार मत पहनिए, आप पहनिए, बिल्कुल सही बात है। ढके हुए कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। परंतु कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि, मैं यहाँ पर सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ और उस सवाल को सवाल ही बना के छोड़ दूंगा, जवाब नहीं दूंगा। क्या है, मंदिर में आप जाते हैं, आप सूट सलवार पहन के जाइए, बहुत अच्छा है, आप साड़ी पहन के जाइए, वो भी अच्छा है, परंतु आपको क्या नहीं पहन के जाना चाहिए? लोअर टी शर्ट। क्या नहीं पहन के जाना चाहिए आपको? क्या कहा जाए, जीन्स टॉप। हर हर महादेव। जय शंकर महाराज। ठीक है, जीन्स टॉप। अब वो क्यों नहीं पहन के जाना चाहिए? क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब लोअर टी शर्ट हम पहन कर जाते हैं, जब हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो लोअर नीचे चली जाती है और टी शर्ट ऊपर चली जाती है। इसी तरह से जीन्स और टॉप में होता है, जीन्स नीचे खसक जाती है और टॉप ऊपर चला जाता है। और आजकल तो आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रेंड है लो वेस्ट जीन्स पहनने का। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या हालत है, कितनी दुर्दशा है।
और इन दुर्दशा को लेकर के जब हम लोग बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। आज आपने फिर भी मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूं कि हिंदुओं से कई लाख गुना बेहतर नहीं कहूंगा, परंतु कुछ परसेंट जरूर ये कहूंगा कि हाँ भाई, मुसलमानों में आज भी अपने बच्चों को कहा जाए कि अपने धर्म के प्रति शिक्षा देने का रिवाज है। उनके यहाँ आज भी बच्चे को 4 बजे उठा दिया जाता है, बेटा जाओ नमाज पढ़ो। 5 टाइम की जो उनकी नमाज होती है वो सारी वो पढ़ते हैं, सभी वो फॉलो करते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा दुखद एक कहा जाए, जैसे अभी हमने संस्था बनाई है, उस संस्था में आश्रम बनेगा, मंदिर बनेगा, तो ये मंदिर के लिए 1-1 रुपए का डोनेशन अगर कलेक्ट करने जाओ तो पता है शर्म की बात है, ये बहुत बड़े शर्म की बात है। सबसे पहले पूछते हैं मंदिर कहाँ बनेगा। ठीक है, अगर मंदिर मान लीजिए हम पूरे हिंदुस्तान से पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। 125 करोड़ की आबादी में हम कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहना चाहता, परंतु सभी का कहना है कि 50% से ज्यादा हिंदू है। यानी 100 करोड़ अगर आबादी है तो उसमें 50 करोड़ जो है हिंदू है। यानी अगर 1 रुपया, यहाँ पे बड़ा सिंपल बात कहूंगा, हर हिंदू अगर 1 रुपया दे तो सीधे एक बार 1 महीने की कैलकुलेशन में ही एक मंदिर तैयार हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, यानी सिर्फ अगर हर हिंदू सिर्फ 1 रुपया दे 1 महीने में, सिर्फ 1 ही महीना दे कि भाई 1 महीना हम इस जिले में 1 रुपया देगा मंदिर बनाने के लिए, हम इस जिले को 1 महीना देगा मंदिर बनाने के लिए, इस तरह का अगर कुछ सीन हो तो सोचिए कि आप कितने मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं। आप कुछ तो नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ हिंदू हैं। परंतु हिंदू क्या कहेगा, ये तो हमारे मोहल्ले में नहीं है, मंदिर हमारे मोहल्ले में नहीं है, इसलिए हम नहीं देंगे। मंदिर उसको उसके मोहल्ले में चाहिए, उस मंदिर से उसको बेनिफिट क्या होगा पहले वो बताओ। ये नहीं कि मेरा धर्म आगे बढ़े, मेरे धर्म का मार्ग प्रशस्त हो, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु आपको पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमानों में, ईसाइयों में ये सबसे बड़ी खासियत है कि अगर कहीं चर्च बन रहा है या कहीं मस्जिद बन रही है तो उसको बनाने के लिए फंड चाहे सऊदी अरब से आए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आएगा। बिल्कुल। चर्च और मदरसों को, मस्जिदों को बनाने के लिए पैसा विदेशों से भी आता है, परंतु एक मंदिर, परंतु मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, फिर भी नाम नहीं लूंगा, फिर भी मैं बताऊंगा कि एक मंदिर तो ऐसा है जिसका फंड सारा पूरा उठा करके, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से पूरा फंड उठा करके वो कहां पहुंचा दिया जाता है, लंदन, अमेरिका। वो कभी हिंदुओं के काम नहीं आता। किसके काम आता है मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि जिस कंडीशन से कारण, क्योंकि आज के माँ बाप यही नहीं सिखा पा रहे अपने बच्चों को कि संस्कार कहाँ मिलेंगे, कौन से मंदिर में संस्कार हैं, कौन से मंदिरों में संस्कार नहीं। सबसे बड़ी बात, कारण हमारे यहाँ पंथ बहुत है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंथ बहुत है। पंथ मतलब राम को मानने वाले अलग हैं, कृष्ण को मानने वाले अलग हैं, शिव को मानने वाले अलग हैं, दुर्गा को मानने वाले अलग हैं, काली को मानने वाले अलग हैं, और भी 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सब को मानने वाले अलग अलग हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, अभी तक मैंने यही मेरे दिमाग में था कि जो एक कहा जाए उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है वो मांस और मदिरा और नशे के सेवन से दूर रहता है। जो उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है,
जो उच्च कोटि की ईश्वर में आस्था रखता है, जो उच्च कोटि का इंसान जिसका ईश्वर से कनेक्टिविटी होती है, वो मांस, मदिरा, ठीक है, या धूम्रपान, इन सब से दूर रहता है, वो इन सब से बहुत परे रहता है। परंतु अभी मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे कश्मीरी पंडित मांस खाते हैं, हमारे बंगाली पंडित मांस खाते हैं, और भी कई ऐसी है, आसाम में वहाँ मांस खाते हैं वहाँ के पंडित, ठीक है। बलि चढ़ाना एक अलग बात है। वैसे तो हमारे देश में अब बलि प्रथा खत्म हो चुकी है, फिर भी कुछ जगह हैं जहाँ पर बलि चढ़ती है, और मैं उसके लिए कोई ये नहीं कहता कि क्यों चढ़ती है और क्यों नहीं चढ़ती, मैं उसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता। परंतु बलि चढ़ाने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हें वो खाना ही है। बलि चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खाना है। जैसे हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में एक देवता है, कहा जाए भैरव बाबा कहा जाता है उनको मदिरा चढ़ती है। अब ये तो है नहीं कि भाई उनको मदिरा चढ़ती है तो तुम मदिरा पियो, तुम उसको प्रसाद बोलकर पियोगे। क्यों भाई, क्यों पियोगे? तुम ये सोचो कि ये मेरी बुराई है। एक दारू पीने वाला, मैं उससे ये कहूंगा कि भाई तुम अपनी इस दारू को ले जाकर बाबा भैरव को चढ़ा दो, समर्पित कर दो। क्या कह के समर्पित कर दो कि बाबा मेरी ये अवगुण है, आप स्वीकार करो, और मुझे इस अवगुण से निकालकर मुझे मेरे अंदर सद्गुण भरो, मेरे अंदर सद्गुण भरो, जिससे कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। जैसे भाई हम लोगों ने परिवारों को बचाने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से 497 वापस आई, जिसके कारण ये पता लगा कि आज जो है 24-25 सालों से जो लोग पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जो 24-25 सालों से जंतर मंतर पे जाकर, कानूनी सलाह देकर, संगठन बनाकर, एनजीओ खोलकर बैठे हुए हैं, वो सब सिर्फ पीड़ित पुरुष और पीड़ित परिवारों को लूट रहे हैं। ये साबित किया विशाल गौरव समान अधिकार आयोग ने, इसको साबित किया निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग गुजरात ने, इसको साबित किया समा प्रवीण समान अधिकार आयोग ने साबित किया, ठीक। जिसके कारण आपको भी पता है कितनों का धंधे बंद हो गए, कितने लोगों का दुश्मन हो गया विशाल गौरव। परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और परिवारों को बचाने के लिए हम तो भैया बुराई भी लेने को तैयार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज है कि जो आज अगर आप वाकई में चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन का स्तर इस लेवल पर चला गया है कि आज 60 यानी 100 में से 60 नंबर पाने वाला भी ई है, 100 में 60 नंबर पाने वाला भी ई है, और 100 में 40 नंबर पाने वाला भी ई है। क्यों? क्योंकि ग्रेडिंग है ना। तो अब 60 से 40 वाले को ई दे दिया जाएगा, तो भैया जो 40 वाला बच्चा है वो तो खुश हो गया कि यार मैं अब मेरा 40 नंबर आया या 60 नंबर आया, परंतु हूं तो मैं ई, परंतु जो 60 लाया, जो 60 नंबर लेकर आया जो बच्चा, उसको ही मिला वो तो दुखी हो जाएगा। यानी आपको बता दूं, अच्छे करने वाले के साथ बुरा किया जा रहा है। बिल्कुल। जो समाज को अच्छा करना चाहता है, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, उसकी टांगे पकड़ के खींच रही है सरकार, प्रशासन, कानून और जनता। अब सोचिए, जो बच्चा पढ़ने में ही नहीं है, जो 40% ला करके पास हो रहा है, ई मिल रहा है, वो तो खुश हो गया। परंतु जो मेहनत करके 60 लाया, उसको भी ई मिल रहा है, तो वो तो दुखी हो जाएगा ना। परंतु ये ग्रेडिंग का सिस्टम शुरू हुआ, ये ग्रेडिंग का सिस्टम उन लोगों को बचाने के लिए शुरू हुआ, चंद मुट्ठी भर बच्चों को, जो कि पढ़ना नहीं चाहते,
जो मेहनत करना नहीं चाहते, जो धमकी देकर मर जाना चाहते हैं। मैं फेल हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं फेल हो गया, मैं जहर खा लूंगा, मैं फेल हो गया, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और वही लोग एक समय पर आकर कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, हमें सरकारी नौकरी नहीं है, हम इतना इंटरव्यू देते हैं, हमें कहीं सिलेक्शन ही नहीं होता है। वही बच्चे एक समय के बाद आरक्षण मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी होंगे, एसटी एससी होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनको आरक्षण भी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जब जाटों ने आरक्षण लिया था तो क्या किया था, रेल की पटरी उखाड़ के साइड में रख दिया था। आरक्षण दो, अगर बसें टैलेंट जला होता बसें भी जला दी थी। है, वो छोड़िए, वो एक अलग बात है, उसको हम नहीं वहां पे कहना चाहता, परंतु जो सबसे ज्यादा हाईलाइट था वो था रेल की पटरी को उठाकर साइड में रख देना। ठीक, तो अगर उनके जो भी था, मैं कहूंगा जो भी आरक्षण के लिए कूद रहे हैं, जो भी आरक्षण के लिए मर रहे हैं, जो भी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कानून से, मैं उन सभी को यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी जाति में, आपके मजहब में, आपके धर्म में टैलेंट होता तो फिर क्या आप आरक्षण मांगते? कोई नहीं मानता। अब इसी तरह से अगर आपके बच्चे में काबिलियत होती तो आप परसेंटेज को डिमांड करते, ना कि ग्रेडिंग की। बिल्कुल। आज जो कंडीशंस हैं, अब देखिए, मैं यहाँ पर मैंने बोला था टीचरों को भी जुड़ने के लिए, परंतु कहते हैं कि टीचरों में शायद हिम्मत ही नहीं है। कारण ही क्यों? क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगी टीचरें भी। कैसे? बता देता हूँ। स्कूल भी, यहाँ पर स्कूलों को भी बताया जाएगा कि स्कूल क्या कर रहा है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों के बारे में बता दिया, बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते आज के जमाने में। बच्चों को दिमाग कहाँ लग रहा है? बच्चों का दिमाग मोबाइल के अंदर लग गया। फ्री फायर, पबजी, सब्जी, ये सारी चीजों में। ठीक है, पढ़ने के नाम पे नहीं। माँ बाप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। मोबाइल देंगे, मोबाइल में नेट देंगे, नेट में पबजी देंगे, और बाकी फ्री फायर देंगे, और भी फालतू की चीजों को देखने के लिए देंगे, परंतु वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मोबाइल के अंदर तुम्हारा सिलेबस है। तुम्हें किसी स्कूल में भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर मेहनत करना चाहते हो तो 2 घंटे इसी मोबाइल को खोलो और इसी मोबाइल में अपना सिलेबस निकालो और उसका रिवीजन करो, उसको पढ़ो ठीक से। 4 बार नहीं 10 बार पढ़ोगे आप, तुम्हें वो आ जाएगा। 4 बार नहीं 10 बार पढ़ो, उसी में तुम उसी यूट्यूब में देखो, तुम्हारा पूरा सिलेबस आ जाए। कितने ऐसे टीचर्स हैं, कितने ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कल को उन्हें जो कॉलेज में पढ़ाना है, जो स्कूल में पढ़ाना है, वो आज यूट्यूब पर देखते हैं, पढ़ते हैं, तब जाकर अगले दिन पढ़ाते हैं। कितने ऐसे प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज के जमाने में बच्चों को ट्यूशन की तो जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा टोटली सिलेबस हल कर कर आपको यूट्यूब पे दिया हुआ है। बस वहां से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखकर समझिए और आराम से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यानी माँ बाप का वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक, यानी फिर उसके बाद क्या कहते हैं कुछ माँ बाप, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है स्कूल की कमी गिनाएंगे। स्कूल ने तो अब बच्चों को जो है थाली परस कर दे दी है। एजुकेशन के नाम पर स्कूल ने थाली परस कर दे दी है। सारे साल पूरी किताब पढ़ाएगा और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा वो तक बता दिया जाता है। वो तक बता दिया जाता है। जानते हैं क्यों? माता जी बताएंगी आप क्यों बता दिया जाता है?
ट्यूशन की आदतें तो स्कूल के टीचर ही डालते हैं। ट्यूशन नहीं, ट्यूशन की आदतें स्कूल टीचर नहीं डालते। मेरा यहाँ पे सवाल सिर्फ एक है कि ये सिलेबस क्यों बता दिया जाता है एग्जाम टाइम ताकि पे बच्चों बच्चे को। अपने आप पढ़े, नेट पे देख के पढ़े। नहीं, गलत, बिल्कुल 100% गलत। बच्चों को सिलेबस इसलिए बता दिया जाता है कि स्कूल का रिकॉर्ड खराब ना हो, हाँ, ये भी सही है। स्कूल में कोई बच्चा फेल ना हो, हम्म। इसलिए उसको एग्जाम से पहले सिलेबस बता दिया जाता है। हम्म। ठीक, यानी पकी पकाई रोटी मिल गई, बस अब खाना है बच्चे को। हम्म। परंतु बच्चा फिर भी उस रोटी को नहीं खाता। क्यों नहीं खाता, अब उसका कारण बताइए। पढ़ाई में बताइए। दिल लगेगा तो खाएगा, नहीं तो क्या खाएगा ना। आजकल के माँ बाप, नहीं, आजकल के माँ अरे बाप भी है ना, मतलब क्या है मतलब ना, बड़े बड़े। सुनिए मैं बता देता हूँ, ये भी गलत, बिल्कुल गलत आंसर। वो इसलिए उस रोटी को नहीं खाता क्योंकि उसको पता है कि स्कूल वाले खिला देंगे। हाँ, फेल तो करेंगे नहीं। फेल तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब फेल करेंगे नहीं तो ठीक है, पास कर देंगे, चाहे वो ई पे पास हो, लटक के पास हो, पर हो जाएगा। फेल तो होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको वो रोटी भी नहीं खानी, खुद ही उसको भैया तुमने बनाया है, अब तुम खिला के दो। ठीक, हो गई बात क्लियर, खत्म। ये है स्कूल की कमी। फिर अब आती है कि स्कूल ने भी उसी तरह से कह दिया कि भाई आपका बच्चा कमजोर है, आप ट्यूशन लगा दो। क्योंकि स्कूल को भी पता है कि भैया माँ बाप तो मेहनत करेंगे नहीं, और बच्चों को हम मार नहीं सकते क्योंकि भैया कानून का ऑर्डर है। बच्चा, एक समय था जब हमारे हम्म। टीचर्स हमारी खाले उतार लिया करते थे बिल्कुल। और हम इंसान बन गए। आज के जमाना तो ऐसा है कि अगर कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर है तो बच्चे उसकी खाल उतार लेते हैं जिससे कि वो पढ़ाना भूल जाए। हम्म। तो इसका मतलब वो टीचर फिर क्या करे, वो टीचर कहता है भैया तुम पढ़ो या ना पढ़ो, भैया पढ़कर मुझे क्या दोगे। उसको अपनी सैलरी से मतलब होता है। उसको भी पता है कि भाई जब एग्जाम शुरू होने वाले होंगे उससे 15 दिन 1 महीने पहले बच्चों को सिलेबस बता देना है, क्या क्या आना है, बस उसी उसी का रिवीजन करा देना है, बच्चा वो लिख लेगा, बात हो गई पास। हम्म। जो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट होता है उसको समझ में आ जाता है, वो लिख करके पास हो जाता है, और जो बच्चा पास नहीं होता उसका री एग्जाम करा दिया जाता है स्कूल में, और री एग्जाम करा के उसको बता के पास कर दिया जाता है, जो जी हो गया पास, हो गया पास हो गया। ठीक, माँ बाप भी उस रिजल्ट को देखकर बड़े हैप्पी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, मेरा बेटा पास हो गया। ठीक, मेरा बेटा पास हो गया, परंतु कैसे पास हुआ, किस कंडीशन में पास हुआ, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब माँ बाप खाली यहाँ पर क्या कहो, बच्चा पैदा कर दिया, उसको स्कूल भेज दिया, अब उसको पढ़ाने का, उसको काबिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्कूल। उसको पढ़ाने और लिखाने को, उसको काबिल बनाने की जिम्मेदारी अब स्कूल की हो गई। क्यों? क्योंकि स्कूल को फीस दी जाती है। चलो फिर भी छोड़ो, उसकी ये तो स्कूल के काम हो गए खत्म। यानी कितनी बार पेरेंट्स जाएंगे स्कूल में, जाएंगे और स्कूल में जाके क्या कहेंगे, मैडम जी, सर जी, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, बच्चा पढ़ता नहीं है, आप इसको कुछ बोलो। ठीक, और अगर टीचर बोलेगा तो तुमने मेरे बच्चे को बोला क्यों, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ने आया है, तुम्हारी सुनने नहीं आया है, तुम्हारी सुनने नहीं आया है, तुम्हारी मार खाने नहीं आया है, मेरे बच्चे को प्यार से पढ़ाओ। अरे प्यार से पढ़ाते पढ़ाते तो वो बर्बाद हो गया, पढ़ता ही नहीं। अगर इतना ही तुम सोचते हो कि तुम्हारा बच्चा प्यार से पढ़ता है तो तुम क्यों नहीं पढ़ा लेते हो, फिर तुम स्कूल में आकर उसके क्लास टीचर से, उसकी प्रिंसिपल से कंप्लेन क्यों करते हो कि बच्चा हमारी नहीं सुनता। सही। बताओ ना,
क्यों? तुम लोग जितने भी पेरेंट्स हैं हिंदुस्तान के, जितने भी पेरेंट्स हैं हिंदुस्तान के, वो बताएं मुझे कि वो स्कूल में जाकर अपने बच्चे की कंप्लेन क्यों करते हैं कि भैया ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बच्चा सुनता नहीं है, ये बच्चा किसी का कहना नहीं मानता, इस बच्चे के पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहता है भाई? हुँ? तुम अपने बच्चे को ना रूल रेगुलेशन सिखा पा रहा है, ना डिसिप्लिन सिखा पा रहा है, ना उसका टाइम टेबल फिक्स कर पा रहा है? वो कब खेलेगा, कब पढ़ेगा, कब स्कूल जाएगा, कब ट्यूशन जाएगा, कब बाकी चीजें करेगा, उसका कोई मतलब नहीं। और तुम उसकी शिकायत ले जाके स्कूल में कर रहा है। स्कूल में उसको कुछ कहा जाए, वो रास्ता भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। आज का स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट तो करता ही नहीं है। वो इसी वजह से नहीं करता क्योंकि मेरे माँ बाप अन्ना थप्पी देंगे, टीचर को डांटी लगाएंगे। अरे तो भैया फिर टीचर के पास जाकर अपने बच्चे की कंप्लेन क्यों कर रहे हैं भैया? माँ बाप अपनी गलती थोड़ी मानते हैं बेटा। नहीं मानते नहीं है तो क्यों नहीं? भैया देखो, ये ना यही सब अपने चीजें बच्चे की मानते हैं, बच्चे की भी देखो। कंप्लेंट है और अरे कमजोरी भैया नहीं तो मानते हैं। सीधी सीधी बात है, बच्चा स्कूल में 8 घंटे रहता है। सुनिए मेरी बात को, यहाँ पे मैं बच्चों को, यहाँ पर उन टीचरों को मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं उन टीचरों के पास कि जी मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है, तो उन टीचरों को एक कहना चाहिए, आपके कितने बच्चे, आपने कितने बच्चे पैदा किए हैं? वो बोलेगी, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3। हद से हद बहुत, आज के जमाने में तो इतना 3 से ऊपर तो जाता नहीं, 2 पे ही स्टॉप लग जाता है, कुछ कुछ तो 1 पे ही स्टॉप लगा के बैठे हुए हैं। यानी 1, 2, 3 ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो 4। तुम चार तुम 4 बच्चों को पालने में तुम्हारा दम निकल जाता है, तुम 4 बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाते हो, और तुम हमसे ये उम्मीद करते हो कि हम 45 बच्चों को 8 घंटे में डिसिप्लिन सिखा दें। हैं? हम 45 बच्चों को, 40-45 बच्चे एक क्लास में, कम से कम 40 से 45 बच्चे होते हैं, उन 40-45 बच्चों को, और अगर कम कर लो चलो 20 बच्चों को भी ले लो, तो यानी एक टीचर 20 बच्चों को 45 मिनट में रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन, पढ़ाई लिखाई सिलेबस सब करा सकती है। कोई नहीं करा सकता है कि स्कूल में 8 घंटे रहते हैं, 8 घंटे में से 45 मिनट ओनली फॉर 45 मिनट्स, क्योंकि 45 मिनट की क्लास होती है, उस 45 मिनट की क्लास में पढ़ाना लिखाना रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन ये सब क्या सिखा सकते हैं? नहीं। नहीं। तो इसलिए उनको कहना चाहिए कि मैडम, जो भी उनके पेरेंट्स, जो बच्चों के माँ बाप आए, उनसे पूछो, बोलो कि सर मैम, मेरे पास आपका बच्चा 5 मिनट्स रहता है, ठीक है, उस 45 मिनट में मेरे पास 30-40 जितने भी बच्चे होते हैं, उनके बताओ कितने बच्चों को हम लोग देखते हैं, इतने बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, इतने बच्चों पर हम थोड़ा ध्यान दे पाते हैं, जितना भी हम दे सकते हैं। परंतु आपके खुद के पास, आपने 2 बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चों को जन्म दिया, हद से ज्यादा 4 बच्चों को, आप उस 8 घंटे को छोड़कर 24 घंटे में से 8 घंटा निकाल देंगे तो कितना घंटा बचेगा? 16 घंटे। 16 घंटे। 16 घंटे बच्चा आपके पास रहता है। हम 45 मिनट में आपके बच्चे को सब कुछ सिखा दें, परंतु आप 16 घंटे में अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाते। आप उसको ये नहीं सिखा पाते कि घर में कोई आया है मेहमान तो उससे कैसे बात करनी है। कोई घर में आया और तुम लोग मुंह ऐंठ के निकल लो, ठीक, तुम्हारे घर में कोई आया मेहमान, तुम उसको एक गिलास पानी नहीं दे सकते। तुम्हारे घर में कोई आया, तुम्हारी मम्मी पापा नहीं है घर में, तो तुम उनका वेलकम तक नहीं कर सकते। यानी
16 घंटे 15 घंटे 16 घंटे में आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकते। और आप ये सोचते हैं कि एक टीचर 45 मिनट के सब्जेक्ट में 45 मिनट की क्लास में वो आपको सिलेबस भी पढ़ा दे, डिसिप्लिन भी सिखा दे, रूल रेगुलेशंस भी सिखा दे, ये भी सिखा दे। चलिए टीचर की बात खत्म करके अब आते हैं प्रिंसिपल की बात पर। प्रिंसिपल के पास 8 घंटे के लिए बच्चे आते हैं। बच्चे 500 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 1000 1200 भी हो सकते हैं। बड़े बड़े स्कूलों में 22 2300। ठीक है, प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट जाती है कि हमारा बच्चा नालायक है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, वो है, ये दुनिया भर की सुनता नहीं। बहुत पता नहीं क्या क्या प्रिंसिपल को बोला जाता है। प्रिंसिपल कहता है ठीक है मैं देखूंगा। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में सच बात नहीं बोल पाता है, परंतु हम इस लाइव के माध्यम से वो सच बात बोल देते हैं। फिर वही बात कि मेरे एक प्रिंसिपल के पास सिर्फ एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल एक, और उस प्रिंसिपल के अंडर में टीचर हैं, जो भी है, जितने भी हैं 50 60 150 200 जितने भी टीचर्स हैं, वो टीचर्स तो हैं, उसके अलावा 2000 2500 बच्चे भी हैं। ठीक है, यानी टीचर्स को भी देखना है, 2-2500 बच्चों को भी देखना है। उस 8 घंटे में टीचर्स ने क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, क्या क्या एक्टिविटी कराई, किस बच्चे की क्या कंप्लेन है, क्या चीज नहीं है, बच्चा क्या पढ़ने वाला है, बच्चे का क्या हिसाब किताब है, नहीं है, ये सब चीजें वो टीचर प्रिंसिपल टीचर से फॉलो अप लेता है। यानी उस 8 घंटे में बेचारा, ठीक, यानी 2200-2300 बच्चों की जिम्मेदारी वो एक साथ 8 घंटे में उठाता है। परंतु उसके बारे में कभी, परंतु उसके ऊपर मेरे बच्चों को कुछ कोई कह ना दे, परंतु मेरे बच्चों को सब बैरिस्टर बना दे, डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, परंतु उसे कुछ बोले नहीं टीचर प्रिंसिपल है। खुद हमारा बच्चा सुनता नहीं है, हमारा बच्चा कहता नहीं, हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा वो नहीं करता। चलिए वो भी बात खत्म हो गई। ये तो स्कूल की बात थी, स्कूल की क्लियर हो गया। ठीक है, टीचर्स पेरेंट्स से बच्चों की कंप्लेन तक नहीं कर सकते, आज की कंडीशन ये है। प्रिंसिपल भी नहीं कर सकता, ये कंडीशंस हो गई। अब आते हैं ट्यूशंस के लिए, जबकि आज की जनरेशन को ट्यूशंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका पूरा सिलेबस उसके यूट्यूब पर पड़ा है। उसका पूरा सिलेबस उसके यूट्यूब पे पड़ा। ठीक है, अगर कहा जाए तो उस बच्चे के माँ बाप भी उसको ट्यूशन की तरह पढ़ा सकते हैं। यूट्यूब से देखिए और डंडा लेके पढ़ाइए। परंतु कितनी बार माँ बाप को ये कहते हुए देखा गया है, पाया गया है, पकड़ा गया है, सुना गया है कि हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी क्यों नहीं सुनता, कारण बताओ, कारण बताओ। तुमने उसको पैदा किया है, तुमने उसको जन्म दिया है, या उसने तुम्हें जन्म देकर तुम्हें पैदा किया है? कारण बताओ, कारण कि भैया क्या कारण है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नहीं सुनता। तुम में कुछ कमी होगी तभी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारा बच्चा तुम पर ऊंची आवाज में बात करता है, इसका मतलब तुम में कोई कमी है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है। तुम्हारा बच्चा तुम्हें अहमियत नहीं देता, इसका मतलब तुम में कमी है। बिल्कुल ठीक, चलिए उसके बाद ये तो माँ बाप की बात हो गई, बच्चे की बात हो गई। अब बच्चा ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से भी वही सेम कंप्लेन, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा होमवर्क नहीं करता, बच्चा ये नहीं करता, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे का ये है, बच्चा वो है। अब उसमें भी वही टीचर स्कूल की तरह पेरेंट्स इस ट्यूशन टीचर को वही बोलेंगे, वही कंप्लेन होगी, बच्चा घर में पढ़ता नहीं है, बच्चा हमारी सुनता नहीं है। अरे भैया, यानी घूम फिर के बात वही है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता, बच्चे पर आप उस ट्यूशन में भी यही बोला जाएगा जो स्कूल में बोला गया कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर डाल। अरे स्कूल और ट्यूशन में फर्क क्या है? कोई खास फर्क है?
कोई खास फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि ट्यूशन में जो, स्कूल में जो काम 45-45 मिनट के अंतराल में, 45-45 मिनट के अंतराल में अलग अलग टीचर कराते हैं, ट्यूशन में वही काम 1.5 घंटे में एक ही टीचर करा देता है। हिंदी भी पढ़ा देता है, मैथ भी पढ़ा देता है, साइंस भी पढ़ा देता है, अदरवाइज भी सब्जेक्ट पढ़ा देता है, सब पढ़ा देता है। ठीक, यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड हर चीज को कर दिया गया है, क्योंकि माँ बाप जो है जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। ठीक, माँ बाप की ये हालत हो चुकी है कि वो पैसा कमाने में ये भूल गए हैं कि उनका बेटा कहाँ घूम रहा है, उनकी बेटी कहाँ घूम रही है, उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई, और उसका खामियाजा क्या ये लोग भुगतते हैं, वो भी आपको मैं बता दूं। कारण क्या होगा खामियाजा, ये इन लोगों वृद्धा आश्रम ही नजर आता है सबसे लास्ट में। समय जब निकल जाता है, इनके जो औलादे होती हैं क्या कहेंगी, तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या, तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या। तो अब उस करने के चक्कर में क्या करते हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं, खूब मोटा मोटा पैसा कमाते हैं। एक को मकान ले दिया, दूसरे को मकान ले दिया, उसको दुकान ले दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, सब कुछ कर देते हैं, और अपने आखिरी टाइम पर अपने लिए कुछ नहीं रख पाते। जब एक हस्बैंड और एक वाइफ, जब एक आदमी एक औरत फैमिली बनाते हैं, तो जवानी का टाइम होता है। उस समय ये कमाने में, अपने आप को सिक्योर करने में लगे रहते हैं कि हम पहले सेटल हो जाएं, फिर कहीं घूमने जाएंगे। फिर सेटल होते होते बच्चा हो जाता है, अब बच्चे को पढ़ा ले फिर कभी जाएंगे, बच्चे को पढ़ा ले फिर जाएंगे। अब बच्चे को पढ़ाने में लग गए, अब बच्चे को नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, वो अपने परिवार में सेट हो जाए, फिर जाएंगे। यानी जवानी में तो कहीं गए ही नहीं, बच्चा पैदा किया और कमाया, कमा के बच्चे को पढ़ाया। अब बच्चा पढ़ लिख कर जो भी था, उसको जो बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, वकील बनना था, जो भी बनना था वो बन गया। अब उसकी शादी में पैसा खर्च किया, उसके लिए एक बीबी लेकर आए। भगवान ना करे आज की कंडीशन की तरह अगर डाइवोर्स होने लग जाए, जैसे झूठे केसेस हो जाए, तो फिर कोर्ट में भी पैसे जाने शुरू हो जाते हैं। यानी जवानी तो जिंदगी भर उन्होंने कभी ऐश किया ही नहीं बच्चे पालने के चक्कर में, अब बुढ़ापे में भी उनकी जिंदगी झंड हो गई। जो वो बुढ़ापे में वो उन्होंने एक कहते हैं ना, जवानी में जो उन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम बुढ़ापे में केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, यहाँ वहां, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, वो सब पर पानी भर गया, सब पर टोटली पानी भर गया है। तो फिर बचा क्या। यानी इससे अच्छा क्या कि औलाद को काबिल बनाओ, उसके लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करके तुम ये सोचो कि वो बैंक बैलेंस से कुछ कर पाएगा। आज की औलाद बैंक बैलेंस से सिर्फ नशा कर सकती है। ठीक है, आज की औलाद बैंक बैलेंस से आईफोन खरीद सकती है। आज की औलाद बैंक बैलेंस से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकती है, परंतु कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। परंतु कामयाब नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि पैसा भर भर के ये लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, परंतु होता क्या है पता है आपको। आपने देखा होगा इंजीनियर क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक पुल गिर गया, और भी कई जगह पुल गिरे, ये कौन बनाता है, ये पुल कौन बनाता है, इंजीनियर ही बनवाते हैं। इंजीनियर बनाता है।
यानी वो इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर एक डिजाइन करता है कि पुल ना टूटे, जिसपे लाखों करोड़ों लोग आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। यानी उस इंजीनियर के टैलेंट के जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कि भाई इस इंजीनियर ने ये पुल बनाया है, यानी ठीक बनाया होगा बढ़िया, परंतु वो पुल गिर जाता है, तो यानी किसकी गलती? इंजीनियर की। अब लोग कहेंगे इंजीनियर की क्या गलती, इंजीनियर ने तो डिजाइन किया, ये किया, वो किया, बना दिया, बोल दिया कि बनाओ। अब वो तो बिल्डर की गलती कि उसमें, बनाने वाले की गलती कि उसने कितना सीमेंट डाला। कि अरे तो भैया इंजीनियर का काम क्या था कि वो देखे, निरीक्षण करे कि भाई उसमें क्या करना है, कितना डालना है, कितना क्वांटिटी सीमेंट की, कितनी बदरपुर की, कितनी रोड़ी की, ये सब इंजीनियर का काम था कि देखने का कि मटेरियल क्या मिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। परंतु भैया अगर उसने ठीक से पढ़ाई करी होती तभी तो कुछ होता। उसने तो पढ़ाई ही नहीं करी, उसने तो, उसके माँ बाप ने तो उसको डिग्री खरीद के दी। बिल्कुल। आज मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, हिंदुस्तान में 90% वकील किसी काम के नहीं। क्यों? 8 साइड से पढ़ेंगे, 3 साइडें होती हैं, 8 साइड टॉप कॉमन नीचे, और 8 साइड तो फिर वही एवरेज वाली बात है। 8 में भी जो पासिंग मार्क्स से पास होते हैं वो लोग कुछ करें ना करें, LLB में जाके एडमिशन ले लें, लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लें, और 5-6 सालों में आराम से वकील बन के निकले। और करना क्या है? कुछ नहीं, जज से सेटिंग बनानी है, और सेटिंग बना के तारीख पे तारीख, 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 हर तारीख पे 500 रुपए ले लेने, बात खत्म, जिंदगी झंडोने दो, जिसकी होती है हो जाए। बर्बाद टोटली। अब सोचिए क्या एजुकेशन का स्तर है, ठीक? और माँ बाप कभी इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक वकील है, वकील का बच्चा है, वकील तो वकील है ही, वकील का बच्चा भी वकील बन रहा है, ठीक है? छुट्टी के टाइम पे वकील का बच्चा आता है, वकील कहता है बेटा सुबह कोर्ट में आ जाओ, शाम को चेंबर में आ जाओ, कुछ सीख लोगे। परंतु बच्चा तो फ्रेंड फ्रेंड खेल रहा है, फोनो फ्रेंड, बच्चा तो फ्रेंड फ्रेंड खेल रहा है, फोनो फ्रेंड खेले जा रहा है। अब लड़का है तो गर्लफ्रेंड खेल रहा है, और लड़की है तो बॉयफ्रेंड खेल रही, यानी फ्रेंड फ्रेंड खेला जा रहा है, ठीक है? और वो फ्रेंड फ्रेंड, इतना फ्रेंड फ्रेंड खेला जा रहा है कि रात के 2-2 बजे तक फ्रेंड फ्रेंड ही चल रहा है। फिर उसके बाद 2 बजे अगर कोई सोएगा तो ऑब्वियस सी बात है सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक उठेगा, ठीक? और ऐसे माँ बाप को दिख रहा है कि बच्चा आवारा बन रहा है, बेटा आवारा, बेटी है आवारा, परंतु संरक्षण पूरा दिया जा रहा है। फिर उसके बाद हम जैसे लोगों से तो कोई इस बात में डिस्कशन करेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो सीधे कह देते हैं भैया कमी किसमें? तुम लोगों में। सही है। हम लोगों से तो डिस्कशन कोई अब कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो एग्जैक्टली बात कह देते हैं कि भाई कमी तुम लोगों में है, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सर पर चढ़कर सुसु पॉटी कर रहा है और तुम उसको झेल रहे हो। बिल्कुल। तो इसलिए तुम हमसे नहीं कह सकते हो, परंतु तुम अपने चाचा से, चाची से, मामा से, मामी से, भैया से, भाभी से, बहना से, जीजा से, इससे उससे, क्या मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, मेरा बेटी मेरी सुनती नहीं, मेरे बेटे का ये, मेरा बेटा का वो, मेरी बेटी का वो, मेरा बेटे का ये, यानी दुनिया भर की ये सारी चीजें जो हो रही हैं इस समाज में, इसको समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है, समझे? यानी ये जो कंडीशन टू कंडीशन टू कंडीशन चल रही है, अगर हम इसको वाकई में क्लियर करना चाहते हैं तो आज के जमाने में, मैं इस लाइव के माध्यम से सिर्फ अब आखिरी बात, यानी टोटली कुल मिलाकर आजकल के माँ बाप की गलती है, आजकल के दादा दादी की गलती है, आजकल के नाना नानी की गलती है, जो बच्चे आवारा बन रहे हैं,
बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें समय से पहले सब कुछ मिल जाएगा तो वो बर्बाद ही करेंगे, आबाद नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये चीज हो गई। अब मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले समय में ये कंडीशन और ज्यादा बुरी होती चली जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कल को आप उन माँ बापों को वृद्धाश्रम नजर आए तो उससे पहले कि आप लोग कोई ऐसी संस्था जरूर पकड़ लें जो एक आश्रम चलाती हो, और उस आश्रम में आप अपनी जवानी से ही, आप अपनी जवानी से ही 1 रुपया महीना दान करिए, जिससे कि बुढ़ापे तक आते आते आप उसमें 10, 20, 50 जमा कर सकें, जिससे कि जिस दिन आपकी औलाद, जिसको आपने सर पे चढ़कर कीर्तन कराया है, जिस औलाद को आपने सर पे चढ़ के कीर्तन कराया है, कल को जब वो लात मारे आपको, तो आप उस आश्रम में जाकर इज्जत से जी सकें, ना कि जिस आश्रम में आपने चवन्नी नहीं दी और वहां पर जाकर आप जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। डिस्कशन अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात, बहुत जिसको ना काम की समझ में आया बातें। हो और भी अच्छा। बिल्कुल हाँ काम जी, की, सारी काम की बातें हैं, सारी है ना, पॉइंट ध्यान देने योग्य है। अगर माँ बाप ध्यान दे, बच्चे ध्यान दे, देखिए सारा हमारा काम। तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि सच से पर्दा उठा दो, परंतु क्या होता है कई बार सच से पर्दा उठाते उठाते लोगों को मिर्ची लग जाती है। अब ये आप खुद सोचिए, जिसकी 6 क्लास में बेटी हो, मैं बताऊंगा 6 क्लास का, एक किसी मोहतरमा है, उनकी 6 क्लास की बेटी ने एक 10th क्लास के लड़के को लव लेटर दिया। उनको हाँ। खूब अच्छे से पता है 6 क्लास की लड़की 10th क्लास के लड़के को लव लेटर देती है। माँ बड़ी खुश होती है कि मेरी बेटी ने एक लड़के को लव लेटर दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़का रिच है, पैसे वाला है, इसलिए मेरी अच्छा। बेटी ने उसको लव लेटर दिया, तो कोई बुरी बात नहीं है। यानी जो 6 क्लास में लव लेटर दे रही है वो 7th में अलग देगी, फिर 8th में फिर देगी, 10th में फिर देगी, 11th में फिर देगी, 12th में फिर देगी, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाएगी, बीए में, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, फिर बीए फाइनल। यानी अगर हर साल एक देगी तो आप सोचिए कि मैंने कितना गिन दिया है और कितने वो दे चुकी होगी। ठीक। और आज तो सरकार भी कहती है कि औरत की, लड़की की शादी 20 साल से कम उम्र में आप कर नहीं सकते। यानी अगर 12 साल में, यानी अगर वो 6 क्लास में जब वो है 11 साल की, तो आप सोचिए कि यानी 8 साल तक वो पता नहीं कितनों को कितने लव लेटर दे चुकी होगी। भाई 11-12 साल की लड़की खुद बॉयफ्रेंड बना देती है, माँ बाप को पूछती थोड़ी है, तो फिर भी अरे वो इनोसेंट है, हर किसी की नजरों में इनोसेंट है। अरे तो गलती किसकी है? माँ बाप की तो गलती है कि माँ बाप को पता नहीं रहता क्या? माँ बाप को और अच्छे से पता माँ रहता कि बाप ही मेरी माँ बेटी बाप ही लड़कियों को आगे करके फिर रेप और पोस्को के झूठे केस लगवा देते हैं। अरे तो उनको तो गलती तो कुल मिलाकर यही है ना कि भाई बेटियों को आजकल तो, अब यहाँ पर मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, शायद उन लोगों ने अपनी बेटियों को बाजारू बना रखा है, इसलिए वो इस तरह के कांड करती हैं। तो इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और यही कहूंगा कि जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, और जिसको ना समझ में आया हो उसके लिए और भी अच्छी बात है। हर हर महादेव। आपको इसमें कुछ कहना हो तो जरूर कहिए, नहीं तो हम अपनी बस बातों को विराम देते हैं। सारी तो काम की बातें तूने बोल दी, अब मैं इससे तेरे से अच्छा तो मैं बोल नहीं सकती। नहीं, जो ऐसा सारी नहीं है काम कि की मेरे एक से एक, एक नहीं। पॉइंट तूने एकदम एक्यूरेट है ना, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद लोग समझे इस चीज को तो है ना, समझ के कंट्रोल करे अपने बच्चों को और अपने खुद को भी, क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चे है ना, जैसे कहते हैं कि हर कोई घर में देखो जिसको मोबाइल में व्यस्त रहता है, बच्चे आते हैं, मम्मी मुझे होमवर्क कराओ, कि पापा से पूछो, मम्मी भी मोबाइल देख रही है, पापा भी मोबाइल देख रहे हैं, अपने आप करो।
वो बच्चा कमरे में जाके वो क्या कर रहा है मोबाइल से, क्या नहीं कर रहा है, इस पे उनको कोई गौर नहीं। फिर बच्चा जब आउट हो जाता है उस वक्त उनको अक्ल आती है कि बच्चा है ना इस तरह से फेल हो गया है या कम नंबर आए या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। और कई बार तो बैंक के खाते तक खाली कर देते हैं गेम खेलने के चक्कर में। तो ये सब चीजें जो हो रही है तो इसमें माँ बाप की सबसे बड़ी यही गलती है कि बच्चों को ध्यान नहीं देते कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। या कम से कम अगर बच्चा जब होमवर्क करने में मदद मांग रहा है तो कम से कम उस वक्त मोबाइल रख के उससे बात तो करनी चाहिए, जैसा उनको आए वैसा बताना चाहिए। लेकिन वो मोबाइल से अपनी नहीं, नजरें जैसे तक नहीं हटाते हैं। आपने अभी बोला कि माँ बाप की गलती है, तो माँ बाप एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि माँ बाप कमाए या बच्चों के, या फिर बच्चों पर ध्यान दें। समझे? हम्म। क्योंकि कई बार ये भी कहने में देखा गया है कि भी वो लोग कहते हैं कि भी हम लोग कमाकर बच्चों की जरूरतें पूरी करें, बच्चों की ये करें वो करें दुनिया भर का, या फिर हम बच्चों पर ध्यान दें। तो क्या करना चाहिए? हेलो। हाँ। बच्चों के माँ बाप कई बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम बच्चों को कमाकर उनकी जरूरतें पूरी करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें। दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी। दोनों ही तो चीजें इसमें पैदा किया है तो सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हर चीज पे माँ बाप का कंट्रोल होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो स्कूल का कंट्रोल होना चाहिए, ट्यूशन टीचर का कंट्रोल होना चाहिए, जो उन लोगों की सोच है, बाकी नहीं। तो इसीलिए इस सब चीज़ों पर गहनता से सोचें कि आज जो भी आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो मैं यही कहूँगा माँ बाप की गलती है, उनके पेरेंट्स की गलती है। बाकी पेरेंट्स मतलब दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये सब जो भी होते हैं, यही लोग बर्बाद कर रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया है, तो वो डिसाइड करेंगे कि उनके बच्चों का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। हम्म। तो इसी के साथ बातों को विराम देते हैं। अगला आपको बता दूं कि अगला सेशन जो इसी पर टॉपिक पे होगा वो 30 या 31 जुलाई को होगा, और शाम को वही 6:30 के बाद होगा। हो सकता है कि 6 बजे का टाइम मैंने डाला है शायद, परंतु 6 नहीं होगा तो 6:30 7 बजे होगा। तो यानी आप 6 से 8 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस सेशन पर आगे जो है बात करेंगे जरूर, क्योंकि ये एक सीरियसली मैटर है। क्योंकि हमारे देश में जो वृद्धा आश्रम जिसको कहा जाए, वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी हो रही है, उस पर थोड़ा सा रोक लगाना है, अंकुश लगाने। जितना भी वृद्धाश्रम है ठीक है, परंतु इससे ज्यादा कोई वृद्धाश्रम ना हो हमारे देश में, इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए इस चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। और वो 31 जुलाई को अगला एपिसोड इस पर होगा, और वो होस्ट करेंगी क्षमा प्रवेशन जी, क्योंकि आज मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने होस्ट किया बाकायदा, जो भी जितना भी मुझे समझ में आया मैंने बोला है। और जहां तक है कि अगर इस पर गहनता से कोई सवाल करना चाहे, कोई अपनी बातों को रखना चाहेगा, पूछना चाहेगा, तो जरूर हम लोग जब भी लाइव आते हैं तो इस लाइव में जुड़कर अपने कर सकेगा। और 31 तारीख का जो भी होगा होस्ट समा प्रवेजेंटी जी करेंगी। कोशिश रहूंगा कि अगर मैं भी रहूं तो, क्योंकि जिससे कि हम जवाब दे सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और इस एपिसोड को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है। हर हर महादेव।